नमस्कार साथियों, गुरु कृपा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के जो सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके बारे में हम उसका जो पहला चैप्टर है जो महासभा है, यूएनओ के प्रमुख अंग महासभा, उसके संगठन, उसकी कार्यप्रणाली, उसके जो कार्य एवं भूमिका है उसका हम विस्तार से विवेचन करेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वो सितंबर अगले महीने में होना प्रस्तावित हैं, जिसमें बीए पार्ट थर्ड ईयर के जो सेकंड पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो भी इसमें होगा। तो मैं यही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि जो सेकंड पेपर्स के जो हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनका वीडियो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास सामने तैयार करके लाऊं ताकि इसका आपको फ़ायदा मिल सके। इसीलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि इनसे जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस वीडियो से संबंधित आगामी वीडियो के माध्यम से जानकारी उपलब्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम महासभा के प्रमुख संगठन, उसकी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, उसके पदाधिकारी हैं, उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महासभा। तो महासभा जो है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ के सामान्य जानकारी के बारे में अवगत करवाया था, जिसके प्रमुख अंगों के बारे में भी विस्तार से बताया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग हैं मुख्य रूप से 6 अंग हैं और इन्हीं 6 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग महासभा को माना जाता है। महासभा जो है वो यूएनओ के सबसे प्रमुख अंगों में से एक है। तो इस महासभा के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। महासभा के सबसे पहले हम बात करेंगे इसके संगठन की। महासभा के सबसे पहले हम बात करेंगे इसके संगठन की, अर्थात तो महासभा का संगठन किस प्रकार से होता है, महासभा किस प्रकार से बनती है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि यूएनओ के जो सदस्य होते हैं वो महासभा की क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो आइए दोस्तों, महासभा जो है, महासभा यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है, सबसे प्रमुख अंग है। आपको पता है कि यूएनओ की जो वर्तमान में सदस्य संख्या है वो 193 है, अर्थात जो 193 यूएनओ के सदस्य हैं वो सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं और इन्हीं से किसका निर्माण होता है, महासभा का निर्माण होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यूएनओ के सभी सदस्य, यूएनओ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। यूएनओ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं, अर्थात वर्तमान में महासभा के सदस्य या यूँ कह दें यूएनओ के जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 193 सदस्य हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था।
193 जो सदस्य होते हैं वो किसके सदस्य हैं? महासभा के सदस्य हैं। अर्थात आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में महासभा के सदस्य संख्या कितनी है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि वर्तमान में महासभा के सदस्यों की संख्या 193 है। अर्थात जो यूएनओ के सदस्य हैं वो किसके सदस्य हैं? महासभा के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से संगठन में हम इतनी जानकारी बता सकते हैं कि संगठन का मतलब होता है कि महासभा का गठन कैसे होता है। यूएनओ के जो सभी सदस्य होते हैं वो महासभा के सदस्य होते हैं। तो इसी प्रकार से महासभा का क्या होता है? गठन होता है। आपको पता है कि यूएनओ का सबसे प्रमुख अंग किसको माना जाता है? महासभा को माना जाता है। तो इसके सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहले भी बताया था कि महासभा के जो सदस्य हैं वो 193 हैं, और इस 193 सदस्यों का मैंने आपको क्रम बताया था कि 190वां सदस्य कौन सा है, 191वां सदस्य कौन सा है, 192वां सदस्य कौन सा है और 193वां सदस्य कौन सा है। ये भी पूछा जा सकता है कि 193वां सदस्य देश कौन सा है। तो जो मैंने आपको बताया था दक्षिणी सूडान है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 190, 191, 192 और 193वां सदस्य, ये आपको याद रखना है। 190वां जो मैंने आपको बताया था स्विट्ज़रलैंड, पूर्वी तिमोर, 192वां सदस्य है मोंटेनेग्रो, और 193वां सदस्य हैं दक्षिणी सूडान। इस प्रकार से हमारी जो महासभा है उसका गठन होता है। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा मानना है कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको महासभा का जो संगठन होता है वो किस प्रकार से होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसका जो अगला पॉइंट है वो है प्रतिनिधित्व। इसका महासभा का जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रतिनिधित्व। अब इस प्रतिनिधित्व में हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि महासभा में कौन कौन से देशों का प्रतिनिधित्व होता है। जो महासभा के सदस्य हैं वो सभी इसका क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात 193 सदस्यों का क्या है? प्रतिनिधित्व होता है। अर्थात इसमें है कि इन सभी 193 जो सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को भाग लेने और मत देने का अधिकार होता है। तो महासभा के सभी सदस्यों को भाग लेने व मत देने का अधिकार होता है अब हम बात करते हैं कि महासभा में सभी सदस्यों को भाग लेने व मत देने का अधिकार होता है। अर्थात इसमें इन सभी का क्या होता है? प्रतिनिधित्व होता है। महासभा के जो सभी सदस्य हैं उन सभी का क्या होता है? प्रतिनिधित्व होता है। अब बात यह आती है कि एक देश के द्वारा, अर्थात महासभा के सदस्यों के एक देश के द्वारा अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। अधिकतम कितने प्रतिनिधि? 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। लेकिन जब बारी आती है मत देने की तो ऐसी स्थिति में उस देश के द्वारा एक ही मत माना जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं कि अधिकतम 5 प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। 5 प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं, लेकिन उन सब का मत एक ही माना जाता है।
मत केवल एक ही होता है, मत केवल एक ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि महासभा के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। वो अधिकतम एक देश के द्वारा 5 प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं, लेकिन उसका मत देने की जब बारी आती है तो उसका एक ही माना जाता है। तो इसी प्रकार से सभी ये जो महासभा के सभी सदस्य हैं, इन सभी सदस्यों को भाग लेने और मत देने का अधिकार होता है और 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं तथा मत केवल एक ही माना जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा पॉइंट है वो भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे अगले बिंदु पे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके अगले बिंदु पे जो है मतदान प्रक्रिया। अगला इसका जो तीसरा बिंदु है वह है मतदान प्रक्रिया। मतदान प्रक्रिया का उल्लेख मतदान प्रक्रिया का उल्लेख यूएनओ के चार्टर के धारा 18 में इसका उल्लेख है। धारा 18 में इसका क्या है, उल्लेख मिलता है। अर्थात यूएनओ को जो संविधान है, जो चार्टर हैं, उसके अनुच्छेद या धारा को कह सकते हैं, जिसके 18 में क्या है, महासभा की मतदान प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महासभा की मतदान प्रक्रिया का उल्लेख कौन सी धारा में है, तो आप बता सकते हैं कि महासभा की मतदान प्रक्रिया का उल्लेख यूएनओ के चार्टर की धारा या अनुच्छेद 18 में इसका उल्लेख है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यूएनओ की प्रमुख धाराएं कितनी हैं और इसके कितने अध्याय हैं। वैसा कि आपको पता है 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। 19 अध्याय और 111 क्या हैं, अनुच्छेद है। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि हम इसके जो राजस्थान विश्वविद्यालय की जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस जिस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता चलूँगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं, तो सीधा सीधा है संयुक्त राष्ट्र संघ की 19 अध्याय और 111 इसकी धाराएं हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है। मतदान प्रक्रिया का उल्लेख चार्टर के धारा 18 में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं कि मतदान प्रक्रिया में क्या होता है। मतदान प्रक्रिया में सभी सदस्य देश भाग ले सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। सभी सदस्य देश भाग ले सकते हैं और मत दे सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और ये भी बता दिया है कि एक देश के द्वारा सिर्फ एक ही मत दिया जा सकता है। एक ही मत दिया जाता है। मतदान प्रक्रिया में एक ही मत दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये मतदान प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, क्योंकि इसके जो प्रश्न होते हैं, विषय जो होते हैं, इनके जो यूएनओ के जो महासभा के इसके जो प्रमुख विषय होते हैं, इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक की बात अपन करते हैं, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं
विषय वस्तु या विधेयक भी बोल सकते हैं या प्रश्न बोल सकते हैं, विषय या प्रश्न। अब इन विषय प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण विषय, और दूसरा है साधारण या अन्य विषय, साधारण या अन्य विषय। इन विषयों पर चर्चा या निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं, ये आता है हमारी मतदान प्रक्रिया के अंतर्गत। अब ये जो महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण जो विषय है, इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो हैं महासभा के सदस्यों का 2/3 बहुमत प्लस, हम बात करते हैं महासभा के सदस्यों का 2/3 बहुमत व सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों, सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों, और इन 9 सदस्यों में भी 5 स्थायी सदस्यों, 5 स्थायी जो सदस्य हैं, इन सब का अनुसमर्थन होना आवश्यक है, का अनुसमर्थन आवश्यक है, अनुसमर्थन आवश्यक है। तो महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं उन विषयों में निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं, निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं कि महासभा के सदस्यों का 2/3 बहुमत, साथ में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों, और इन 9 सदस्यों में भी 5 स्थायी सदस्यों के अनुसमर्थन का होना आवश्यक है, तभी जाकर के वो क्या लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। तो ये होते हैं महत्वपूर्ण विषयों पर मतदान की जो प्रक्रिया होती है वो इस प्रकार से होती है। अब हम बात करते हैं साधारण विषयों की, साधारण विषयों की। अब ये जो साधारण विषय होते हैं, इन साधारण विषयों पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो केवल साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। तो इसका इतना रखेंगे कि साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं, साधारण बहुमत से क्या लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है, मैं समझ सकता हूँ कि ये जो मैंने मतदान प्रक्रिया का जो मैंने आपको समझाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो विषय होते हैं वो 2 होते हैं, महत्वपूर्ण और साधारण विषय। बस ये ध्यान में रखना है कि महत्वपूर्ण विषय पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो किस प्रकार से लिए जाते हैं, अर्थात महत्वपूर्ण विषयों पर जो मतदान की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। तो सीधा सा ध्यान में रखना है कि महासभा के सदस्यों का 2/3 बहुमत, साथ में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों, और इन 9 सदस्यों में भी 5 स्थायी सदस्यों का अनुसमर्थन का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। साधारण जो विषय होते हैं, साधारण जो प्रश्न होते हैं, उन पर केवल साधारण बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे मतदान प्रक्रिया का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि महासभा के महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं, महासभा के महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं जिसको इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ कि महासभा के महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है, तो उसको भी हम थोड़ा समझ सकते हैं। तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो महासभा के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं वो कौन कौन से हैं। मुख्यतः आपसे 4 या 5 पूछे जा सकते हैं, बिंदु पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है यूएनओ। यूएनओ का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ में नए सदस्यों का प्रवेश। यूएनओ में नए सदस्यों का प्रवेश। अब हम इसको स्पष्ट कर लेते हैं कि वो इससे जो कोई सदस्य इसका सदस्य बनना चाहता है, यूएनओ का जो सदस्य बनना चाहता है, तो उस सदस्य के ऊपर मतदान की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। जब कोई राष्ट्र यूएनओ का सदस्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा, महासभा के 2/3 बहुमत, सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों और उन 9 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्यों के अनुसमर्थन के होना आवश्यक है। तभी वो जाकर के क्या कर सकता है, उसका सदस्यता प्राप्त कर सकता है, अर्थात यूएनओ का सदस्यता ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार से हो गया यूएनओ में नए सदस्यों का प्रवेश, इसका पहला विषय हो गया। अब इसके बाद में हम दूसरे विषय की हम बात करते हैं, वह है सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, ये हो गया दूसरा विषय। महत्वपूर्ण विषयों में दूसरा विषय क्या हो गया, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन हो गया। अब हम बात करते हैं इसका जो तीसरा विषय है वह सदस्यों का निलंबन। यूएनओ के सदस्यों का क्या हो गया, निलंबन। सदस्यों का निलंबन। सदस्यों का निलंबन। अब यहाँ पे सदस्यों का निलंबन का मतलब होता है कि सदस्यता समाप्त से नहीं है, सदस्यता समाप्त से नहीं है, अर्थात उसकी सदस्यता को क्या किया जा सकता है, कुछ समय के लिए वंचित किया जा सकता है। निलंबन का तात्पर्य होता है वंचित करना। निलंबन का तात्पर्य क्या होता है, वंचित करना। तो यूएनओ में सदस्यों का निलंबन, जैसा कि इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 1971 में ताइवान को क्या कर दिया गया है, सदस्यता उसको वंचित रखा गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका जो अगला प्रमुख विषय है आर्थिक एवं सामाजिक। चौथा जो महत्वपूर्ण विषय है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है के सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यास परिषद। न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इसका जो अगला है वह है यूएनओ के चार्टर में संशोधन। अगला जो महत्वपूर्ण विषय है यूएनओ के चार्टर में संशोधन। यूएनओ के चार्टर में संशोधन, जो अब तक 5 बार इसका क्या हो चुका है, संशोधन हो चुका है। 5 बार संशोधन हो चुका है। यूएनओ के चार्टर में संशोधन भी कर सकते हैं। ये यूएनओ के चार्टर में, अब जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ के चार्टर में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। यूएनओ के चार्टर में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि यूएनओ का जो चार्टर का जो संशोधन करने के जो विषय है वो क्या है, महत्वपूर्ण विषय है। और महत्वपूर्ण विषयों में जो मतदान की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है
कि महासभा के सदस्यों का 2/3 बहुमत तथा उसके साथ साथ में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों और उन 9 सदस्यों में भी 5 स्थायी सदस्यों का अनुसमर्थन का होना आवश्यक है। तभी जाकर के वो क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके सामने क्या हो गए, 6 इसके प्रमुख विषय हो गए हैं। अब हम बात करते हैं इसका एक विषय और है, वो है बजट संबंधी प्रश्न। बजट संबंधी प्रश्न भी इसके अंतर्गत आते हैं। बजट संबंधी प्रश्न ये क्या हो गए हैं, इसके महत्वपूर्ण विषय हो गए हैं। तो मेरा मानना है दोस्तों कि जो महासभा के जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं और इसको स्पष्ट भी कर दिया है। और इनमें से भी आपको क्या कर सकता है, जैसे मान लीजिए कि किसी देश की सदस्यता को निलंबित करना है या उसको वंचित करना है, वो किस प्रकार से की जा सकती है। क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप हो सकता है कि यूएनओ के में सदस्यों का निलंबन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आपको सीधा सीधा यूँ बता सकते हैं कि यूएनओ में सदस्यों का निलंबन महासभा के 2 सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों जिनमें 5 स्थायी सदस्यों के अनुसमर्थन के साथ में क्या किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। तो इनमें के माध्यम से भी अपने छोटे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में हम अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अब इसका जो अगला टॉपिक है, अगला जो बिंदु है वो है अधिवेशन। हमने अब तक 3 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर ली है, जिसमें संगठन हो गया, प्रतिनिधित्व हो गया, महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। अब हम बात करते हैं चौथा जो है वो है अधिवेशन। अधिवेशन, इस अधिवेशन की हम चर्चा करते हैं कि महासभा का क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो सकता है कि महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ। महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो सीधा सा है 10 जनवरी 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन हुआ था। महासभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 10 जनवरी 1946 को हुआ था, जो पहला अधिवेशन हुआ था। अब इसके साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि महासभा का अब तक कितने अधिवेशन हो चुके हैं। महासभा के अब तक कितने अधिवेशन हो चुके हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अब तक महासभा के 74वां अधिवेशन हो चुका है। महासभा का अब तक कौन सा अधिवेशन हो चुका है, 74वां अधिवेशन हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि महासभा में अधिवेशन कितने बुलाए जा सकते, किस प्रकार से होता है। तो इसके प्रमुख रूप से 3 प्रकार से अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। अधिवेशन का तात्पर्य होता है यहाँ पे बैठक से। अधिवेशन का तात्पर्य किससे होता है, बैठक से होता है। तो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार से अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं सामान्य अधिवेशन, सामान्य अधिवेशन, सामान्य अधिवेशन जो वर्ष में एक बार होता है, वर्ष में एक बार बुलाया जाता है, जो चलता है आपको पता है मध्य सितंबर से प्रारंभ होता है। मध्य सितंबर के तीसरे मंगलवार से, मध्य सितंबर के तीसरे मंगलवार से तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होता है और मध्य दिसंबर तक चलता है, मध्य दिसंबर तक
चलता है। मध्य दिसंबर तक चलता है। सामान्य जो अधिवेशन होता है वर्ष में एक बार बुलाया जाता है, सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और मध्य दिसंबर तक चलता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि कितने हो चुके हैं, 74 हो चुके हैं। 74 क्या हो चुके हैं, इसके अधिवेशन हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये 74वां जो अधिवेशन हुआ है, 74वां जो अधिवेशन हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने की? महासभा के जो 74वां अधिवेशन हुआ है उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो तिजानी मोहम्मद बांडे ने की है। तिजानी मोहम्मद बांडे ने इसकी क्या की है? अध्यक्षता की है। तिजानी मोहम्मद बांडे ने इसकी क्या की है? अध्यक्षता की है। अब हम बात करते हैं कि जो ये तिजानी मोहम्मद जो बांडे है उसने महासभा के जो 74वां अधिवेशन की जो अध्यक्षता की है वो कहाँ से है, कौन से देश से थी? वो थी नाइजीरिया से। नाइजीरिया से थी। तो ये हो गया हमारा सामान्य अधिवेशन। ये क्या हो गया? हमारा सामान्य अधिवेशन। अब हम बात करते हैं दूसरा जो अधिवेशन है उसको बोलते हैं विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन अब तक 30 बुलाए जा चुके हैं। अब तक कितने बुलाए जा चुके हैं? 30 विशेष अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। जो महासचिव, जो यूएनओ के जो महासचिव हैं उनके अनुसमर्थन के 15 दिन में भी बुलाए जा सकते हैं। अर्थात महासचिव अनुमोदन करे 15 दिन में क्या बुलाए जा सकते हैं? विशेष अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 15 दिन में महासचिव के अनुमोदन पर क्या बुलाया जा सकता है? विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो विशेष पहला हो गया सामान्य अधिवेशन, दूसरा हो गया विशेष अधिवेशन। जो अब तक कितने बुलाए जा चुके हैं? 30 बुलाए जा चुके हैं। और कौन बुलाया जा सकता है, कैसी स्थिति में बुलाए जा सकते हैं? वो है 15 दिन में महासचिव के अनुमोदन पर इसको क्या किया जा सकता है? बुलाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि महासचिव कौन है। महासचिव कौन है? वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। तो इस प्रकार से आपके ये दो अधिवेशन हो गए हैं। अब आता है तीसरा आपात अधिवेशन। तीसरा आता है आपात अधिवेशन। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, तीसरा है आपात अधिवेशन। जो अब तक 10 बुलाए जा चुके हैं। अब तक 10 बुलाए जा चुके हैं। इसमें ये कब बुलाया जा सकता है और कैसी स्थिति में बुलाया जाता है? 24 घंटे में। 24 घंटे में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों, सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुसमर्थन पर, सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुसमर्थन और इन 9 सदस्यों में भी 5 स्थायी सदस्यों के अनुसमर्थन का होना आवश्यक है। तब जाकर के क्या किए जा सकते हैं? विशेष यानी कि आपात अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं समझ सकता हूँ कि दोस्तों कि जो ये महासभा के जो अधिवेशन की जो प्रक्रिया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 3 है
अर्थात कितने प्रकार से बुलाए जा सकते हैं? 3 प्रकार से, सामान्य, विशेष और आपात। सामान्य अधिवेशन वर्ष में एक बार, विशेष अधिवेशन जो होते हैं वो 15 दिन में महासचिव के अनुमोदन पर, और आपात अधिवेशन जो होते हैं वो 24 घंटे में भी बुलाए जा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों जिनमें 5 स्थायी सदस्यों के अनुसमर्थन पर क्या किए जा सकते हैं? बुलाए जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अधिवेशन का चैप्टर। तो ये बिंदु क्लियर हो गया। मैं समझ सकता हूँ कि ये बिंदु जो है अधिवेशन को आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी जो बैठक होती है दोस्तों, इसकी जो बैठक होती है वो, इसकी बैठक यहाँ पे यूँ भी कर सकते हैं, इसकी जो बैठक है, इसकी बैठक सामान्यतया न्यूयॉर्क में होती है। न्यूयॉर्क में होती है। सामान्यतः इसकी बैठक कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारे भारत से जुड़ी हुई इस महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी उसके बारे में आप सभी वैसे जानते भी हैं कि यूँ भी पूछा जा सकता है कि अब तक महासभा में कितनी महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं? महासभा में अब तक कितनी महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं महिला अध्यक्ष। महिला अध्यक्ष जो प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला जो थी वो हमारे भारत की थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, जो आप सभी इससे को अच्छे से जानते भी हैं। प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो क्या थी? भारत से थी। वो संबंध किससे रखती थी? भारत से संबंध रखती थी, जिसको आप अच्छे से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो दूसरी महिला अध्यक्ष थी। दूसरी महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनजी एलिजाबेथ। एनजी एलिजाबेथ। एनजी एलिजाबेथ जो नाइजीरिया से संबंध रखती थी। नाइजीरिया से संबंध रखती थी। एनजी एलिजाबेथ जो थी वो नाइजीरिया से संबंध रखती थी। और तीसरी जो थी शेखा यासा। शेखा यासा जो बहरीन से संबंध रखती थी। बहरीन। तीसरी कौन सी थी? शेखा यासा थी जो बहरीन से संबंध रखती थी। और चौथी जो थी वो थी मारिया फर्नांडा। चौथी थी मारिया फर्नांडा जो इक्वाडोर से संबंध रखती थी। इक्वाडोर। ये हमारी 4 प्रमुख महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। महासभा के 4 प्रमुख महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि अब तक महासभा में कितनी महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं? तो अब तक महासभा में 4 प्रमुख महिलाएं अध्यक्ष रह चुकी हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष जो हमारे भारत से संबंध रखती हैं विजय लक्ष्मी पंडित। दूसरी हैं एनजी एलिजाबेथ नाइजीरिया से, शेखा यासा बहरीन से, और मारिया फर्नांडा है जो इक्वाडोर से संबंध रखती हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसका जो अगला बिंदु है
इसका जो अगला प्रमुख बिंदु है वो है इसके पदाधिकारी, इसके पदाधिकारी। अब इसके पदाधिकारी जो हैं अर्थात इसकी जो कार्य संचालन के लिए कौन कौन से इसके प्रमुख अधिकारी होते हैं, तो है पदाधिकारी। पदाधिकारी पदाधिकारी एक होता है अध्यक्ष, अध्यक्ष व 21 उपाध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष। ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, इसके महासभा की कार्य को संचालित करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है कि इसके पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। महासभा के प्रमुख अधिकारी एक अध्यक्ष सहित 21 उपाध्यक्ष होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो अपने कार्यों का संचालन किस प्रकार से करते हैं, इसकी जो कौन कौन सी समितियां हैं उन समितियां जो हैं उनके माध्यम से किस प्रकार से कार्यों का संचालन करती हैं। तो इसकी जो प्रमुख समितियां हैं, इसकी जो प्रमुख समितियां 6 हैं। प्रमुख समितियां कितनी हैं, 6 हैं। इन 6 समितियों के माध्यम से क्या करती हैं, महासभा अपने कार्यों का संचालन करती हैं। तो सबसे पहली प्रमुख जो समिति है वो है निशस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। पहली है निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। अब हम बात करते हैं दूसरी समिति जो है आर्थिक और वित्त समिति, आर्थिक और वित्त समिति, आर्थिक और वित्त समिति। और तीसरी जो समिति है उस तीसरी समिति का नाम है सामाजिक आर्थिक मानवीय व सांस्कृतिक समिति। तीन हो गई है, निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्त समिति, सामाजिक मानवीय आर्थिक सांस्कृतिक समिति। अब हम चौथी समिति की बात करते हैं, विशेष राजनीतिक समिति। विशेष राजनीतिक समिति। पांचवी जो समिति है वो समिति है प्रशासनिक तथा बजट समिति। प्रशासनिक तथा बजट समिति। और छठवीं जो समिति है वो है विधि या कानून समिति। यहाँ पे लिख सकते हैं कानूनी समिति, कानून या विधि समिति। इस प्रकार से दोस्तों ये जो महासभा जो है वो अपने कार्यों का संचालन इन समितियों के माध्यम से करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक इसका विवेचन करेंगे। अब हम आगे इसकी जो प्रक्रिया है, आगे के जो इसके जो महासभा के कार्य हैं, भूमिका तथा इसके महत्व के बारे में जो चर्चा करेंगे, तो इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में, भाग नंबर 2 में इसका विवेचन करेंगे। ऐसा मैं समझ सकता हूँ कि महासभा से संबंधित ये जो निम्न बिंदु हैं पे हमने जो चर्चा की है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ या समझ सकता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में महासभा के पार्ट नंबर 2 में।
जिसमें हम महासभा से संबंधित इसके प्रमुख कार्यों और इसकी जो भूमिका हैं उसके बारे में विस्तार से विवेचन करेंगे। तो बस मैं यही आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके, क्योंकि आप सबको पता है कि अगले जो सितंबर महीना है उसमें राजस्थान विश्वविद्यालय के जो बीए पार्ट थर्ड ईयर की जो एग्ज़ाम्स होना संभावित हैं, ताकि इसमें उसी एग्ज़ाम्स में विद्यार्थियों को इसका क्या मिल सके, लाभ मिल सके। धन्यवाद।